हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आता जा रहा है सभी की हार्ट बीट बढ़ रही होंगी ना। तो अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल रखें और उससे बोलें कि अभी एग्ज़ाम दूर है, अभी करीब एक हफ़्ते का टाइम है। तो आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। और उसी रिवीजन सीरीज़ के लिए मैं भी कुछ सीरीज़ लेकर के आ ही रहा हूँ। मैंने बोला था इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन मैं श्योर कराऊंगा। अब इससे बाहर नहीं जाना है। जो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पोस्ट कर दी हैं, आप उन्हें देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। और ये 3rd एंड लास्ट वीडियो होगी इकोनॉमिक्स की। इससे बाहर नहीं जाना इकोनॉमिक्स UPSSC पेट एग्ज़ाम में। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा था, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो डेफिनेटली आपको हदें पार करनी होंगी। आपको छोटी खुशियों से बाहर निकल के आना होगा। और अगर आप इनसे नहीं निकल सकते हो, आप अपनी छोटी खुशियों में ही खुश रहना चाहते हो, तो आप एंजॉय करो वो नल्ले वाली लाइफ। जो नल्ले जैसी लाइफ सभी जी रहे हैं वो आप भी जियो फिर, और क्या है। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है डेफिनेटली आपको अपनी सारी छोटी छोटी खुशियों को दूर रखना होगा और कुछ बड़े बड़े छोटे छोटे त्याग करने होंगे, तभी कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। बकवास हो चुकी है बट इतना काफ़ी है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात कर रहे हैं RBI एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति, हिंदी में बोलते हैं इसे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। उससे पहले हम देख लें कि RBI क्या है। RBI है क्या। RBI केंद्रीय बैंक है भारत की। ये एक सेंट्रल बैंक है इंडिया की। क्या है? सेंट्रल बैंक है। क्या है ये? सेंट्रल बैंक है इंडिया की, सेंट्रल बैंक। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ऐसी मौद्रिक नीति बनाए और ऐसी क्रेडिट पॉलिसी बनाए जिससे कि इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे और साथ ही साथ जो महंगाई हो जाती है ना, मुद्रास्फीति हो जाती है, उसको वो कंट्रोल करती है। क्या? RBI। और भी RBI के काम होते हैं, जैसे कि RBI जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं उनको लाइसेंस ग्रांट करती है। RBI हमारा जो करेंसी है उसको प्रिंट कराने में हेल्प करती है उसके लिए। और साथ ही साथ RBI जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है और फॉरेक्स रिजर्व है उसको कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है। ये RBI की मेजर पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं RBI इंडिया में एग्जिस्टेंस में कब आया। तो RBI सेटअप किया गया है कब? ये सेटअप हुआ अप्रैल 1935 को और अंडर द RBI एक्ट ऑफ 1934। तो जो RBI अधिनियम है 1934 का, इसके तहत अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। RBI की स्थापना दोस्तों किस कमेटी की सिफारिश के बेसिस पर करी गई थी? तो वो था हिल्टन यंग कमीशन। तो इंग्लिश ने हिल्टन यंग कमीशन सेटअप किया था। तो उसने बोला कि देयर शुड बी RBI इन इंडिया, एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए। तो उसी हिल्टन यंग कमीशन के बेसिस पर RBI 1935 को सेटअप करी गई। क्वेश्चन आता है कई बार कि RBI की जो स्थापना है वो किस कमेटी की सिफारिश पर करी गई थी, तो वो है हिल्टन यंग कमीशन। याद रखना मेरे दोस्तों। उसके बाद RBI को नेशनलाइज किया जाता है, उसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1949 को, ये याद रखना। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, जो 1937 में कलकत्ता से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे। तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये याद रखना। पहला गवर्नर है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस और RBI की राष्ट्रीयकरण के बाद RBI का जो पहला गवर्नर बना वो थे हमारे CD देशमुख साहब। अब बात करते हैं पहली वुमेन गवर्नर कौन थी RBI की। वो थे KJ उडेशी पहली वुमेन थी RBI गवर्नर। अब बात कर लेते हैं मौद्रिक नीति की। मैंने बोला ना RBI मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाती? क्यों RBI को इंश्योर करनी है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि मौद्रिक पॉलिसी ऐसी हो, मौद्रिक नीति ऐसी हो कि जिससे कि भारत के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर हो सके। और साथ ही साथ RBI को इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करने के लिए इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करना होता है। अभी हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं। तो RBI का पर्पस क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए ये मनी सप्लाई को मार्केट के अंदर कंट्रोल करती है कि मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, डिमांड जनरेट हो सके मार्केट के अंदर,
ठीक है, उसके लिए आरबीआई काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल, जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना। ये काम है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेटअप होती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसकी रिकमेंडेशन पर सेटअप करी गई है? याद रखना, वो है उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी सेटअप करी गई थी। उर्जित पटेल कौन थे? हमारे आरबीआई के गवर्नर थे। इन्हीं की रिकमेंडेशन पे 2014 में ये कमेटी सेटअप करी गई थी। इन्हीं की रिकमेंडेशन पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेटअप करी गई, जिसमें कि 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं। और इसमें जो आरबीआई का गवर्नर जो होता है वो इसका हेड होता है। और जो डिसीजन लिया जाता है इट विल बी कंसेंसस बेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और आरबीआई 4 टाइम्स अ ईयर मिलती है। कब? 4 टाइम्स अ ईयर मिलती है, मतलब एक साल में 4 बार आरबीआई को मिलना होता है मिनिमम। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी जो सेटअप करी गई है वो भी सेटअप करी गई है किसके अधिनियम से? वो है आरबीआई अधिनियम 1934 का और आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से ही। हम देख लेते हैं कि टूल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। इसमें से यूपी SSSC पैट ने पहले क्वेश्चन पूछा था, 2-3 क्वेश्चन इससे आए थे मॉनेटरी पॉलिसी से, तो आप याद रखना और अच्छे से देखते जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है। तो 2 टाइप के टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। हालांकि और भी टूल्स होते हैं जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल्स। और ट्रेडिशनल का ही हिस्सा होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। अब क्वांटिटेटिव मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव मतलब क्या समझ रहे हो? क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी, मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप नाप सकते हो, माप सकते हो, वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे। क्वालिटी की बात हो रही है कि क्वालिटेटिव टूल्स हैं। तो क्वालिटी को तो आप कोई मेजरमेंट तो करेंगे नहीं, है ना, तो क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं, तो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। अब कौन कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं वो आप देख लीजिए एक बार। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होता है कि फर्स्ट टूल है CRR, जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि CRR क्या है। कैश रिजर्व रेशियो, ये दैट परसेंटेज, इट इज़ सर्टेन परसेंटेज ऑफ NDTL ऑफ द बैंक विच कीप विद द RBI। ये वो पार्ट है बैंक का और बैंक के NDTL का। NDTL क्या है ये समझ लो आप पहले। नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी होता है NDTL, नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी। अब जैसे कि आप हो, आप पैसा कमाते हो या आपके फादर पैसा कमाते हैं, तो उस पैसे का आप लोग क्या करते हैं? आप जाकर के कभी कभी सेविंग करते हैं कि आपने जाकर के वो पैसा बैंक में डाल दिया। अगर वो पैसा आपका FD में गया है तो वो आपका टाइम लायबिलिटी का पार्ट है। और अगर आपने वो पैसा सेविंग डिपॉजिट के अंदर और सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा रखा है तो वो आपका डिमांड लायबिलिटी है। तो जो बैंकें होती हैं ना, उनकी 2 लायबिलिटी होती हैं। लायबिलिटी क्या है कि आपने जो पैसा बैंक के अंदर डाला है वो बैंक की लायबिलिटी है, मतलब जब भी आप चाहेंगे बैंक से आप वो पैसा मांग सकते हैं, क्योंकि वो आपका पैसा है। तो वो बैंक की क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। आपका क्या हो गया? वो असेट हो गया। क्या हो गया? आपका असेट हो गया। तो याद रखना, असेट और लायबिलिटी में डिफरेंस समझो कि आपने जो पैसा बैंक में डाला वो आपका क्या है? असेट है, वो आपके लिए प्रॉपर्टी है। लेकिन वो बैंक के लिए क्या है? वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को वो पैसा वापस देना होगा जब भी आप बैंक से डिमांड करेंगे तब, ठीक है। तो ये है। तो 2 टाइप की बैंक के पास लायबिलिटी होती है, एक तो डिमांड लायबिलिटी और दूसरी टाइम लायबिलिटी। उसे ये मिलाकर के बोलते हैं नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी। अब डिमांड लायबिलिटी क्या है? जो सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा जाता है, करेंट अकाउंट के अंदर जो पैसा जाता है, तो वो क्या है? वो डिमांड लायबिलिटी है। और अगर फंड जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं हम ना, कि हमने मान लो कि 1 साल के लिए और 12 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है, उससे पहले वो मैं पैसा नहीं निकालूंगा, तो वो हमारी क्या है? वो बैंक की टाइम लायबिलिटी है और वो टाइम हमारा असेट है। वो हमारा असेट है और बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो उसी NDTL का बैंक क्या करती है? उसी NDTL का बैंक कुछ हिस्सा कैश के फॉर्म में RBI के पास रख देती है। किसके पास? RBI के पास जो रख देती है वही होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद करो कि CRR है क्या? कैश रिजर्व रेशियो है। और ये क्या है? ये सर्टेन परसेंटेज है किसकी? बैंक की लायबिलिटी का, जो कि बैंक RBI के पास रखती है। अब बात करते हैं कि SLR क्या है। SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ये क्या है? ये भी सर्टेन परसेंटेज उस किसका है? NDTL का। ये भी NDTL का हिस्सा होता है। ये भी बैंक की लायबिलिटी का ही हिस्सा है, जो कि बैंक खुद के पास रखती है। किसके फॉर्म में? कैश के फॉर्म में,
गोल्ड के फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। ये जो पैसा है ना, ये आरबीआई के पास नहीं जाता। वो सीआरआर आरबीआई के पास रख रही थी बैंक, अब एसएलआर बैंक खुद के पास रखती है, लेकिन वो कैश में था, ये कैश में भी रख सकते हैं, ये गोल्ड में भी रख सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर भी रख सकते हैं। तो ये था एसएलआर। एसएलआर क्या है? ये भी बैंक की उस लायबिलिटी का हिस्सा है जो कि बैंक किसके पास रखती है, अपने पास रखती है, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, जीसेक के फॉर्म में। ऐसा बैंक रखती क्यों है? एसएलआर सीआरआर क्यों मेंटेन करती है बैंक? इस वजह से कि मान लो कि बैंक कल कहीं घाटे में चली गई, तो बैंक के पास कुछ पैसा होना चाहिए जिससे कि वो जो लोग हैं, जिन लोगों का उसने पैसा ले रखा है, जिसकी उसके ऊपर लायबिलिटी है, वो उसको पैसा वापस कर सके। तो ये इमरजेंसी डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के लिए। अब बात करते हैं कि अब जो मेन टूल है जो कि हर बार हर जगह क्वेश्चन मिलता है, रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट मीन्स होता है कि रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई, मतलब ये वो रेट है जिस रेट पे बैंक आरबीआई से उधार लेता है। क्या? बोरो मीन्स उधार करना, उधार लेना। तो जिस रेट पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए, तो वो होता है रेपो रेट। क्या होता है? रेपो रेट। क्या होता है? रेपो रेट। याद रखना, रेपो रेट। ये है रेपो रेट। अब बात करते हैं कि रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स भी तो अब यहाँ रिवर्स कर दो। अभी बैंक पैसा ले रही थी किससे? आरबीआई से। अब रिवर्स में आरबीआई बैंकों से पैसा लेगी शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों मिलाकर के हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो कभी कभी आ गया एलएएफ क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों को मिला के हम बोलते हैं एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ये भी मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है। इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो अपनी सिक्योरिटीज़ को जो है वो उसको बेचती है और ख़रीदती है मार्केट से। क्यों? मार्केट में उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो जब भी आरबीआई को लगता है कि मार्केट के अंदर जो महंगाई है वो ज़्यादा हो गई है, महंगाई जब ज़्यादा हो गई है तो ऐसे में वो क्या करेगी? आरबीआई महंगाई को कम करने के लिए मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ को सेल करती है, बेचती है। बेचने से क्या होता है कि बैंकें इसे खरीदती हैं, क्योंकि बैंकों को इसमें प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होता है। जब बैंकें खरीदेंगे तो बैंकों का पैसा किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास आ जाएगा। तो बैंकों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो बैंक फर्दर से लैंड कैसे करेंगी, फर्दर से किसी को लोन कैसे देंगी? जब लोन नहीं देंगी तो ऑब्वियसली जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जब पैसा ही नहीं होगा लोगों के पास तो वो डिमांड किसकी करेंगे? जब डिमांड नहीं होगी तो महंगाई होगी नहीं, है ना। तो ऐसे करके महंगाई को और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। बहुत ही टेक्निकल टर्म्स हैं, इसके लिए मैं एक लंबी क्लास ले सकता हूँ, बट अभी प्रेजेंट में इतना रखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, तो अभी मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ। ठीक है भाई। अब देखते हैं कि बैंक रेट क्या है। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट में आरबीआई बैंकों को रेपो रेट में क्या कर रही थी? शॉर्ट टर्म के लिए बैंक लोन ले रही थी आरबीआई से। यहाँ पे क्या होती है, जो यहाँ पर जो बैंकें हैं ना वो लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग करती हैं, उधार लेती हैं पैसा आरबीआई से, तो वो होता है बैंक रेट। तो रेपो रेट क्या था? जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे से समय के लिए जब आरबीआई से पैसा उधार लिया जा रहा है तो वो है रेपो रेट, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। और जब लंबे समय के लिए पैसा उधार लिया जा रहा है तो उसे कहते हैं बैंक रेट। अब बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ क्या है? एमएसएफ होता है ओवरनाइट बोरोइंग बाय द बैंक। जब बैंक ओवरनाइट बोरोइंग करती है, क्या करती है? बैंक ओवरनाइट बोरोइंग करती है। ओवरनाइट बोरोइंग मतलब अब बैंक, मान लो कि हालत ऐसी हो गई कि बैंक को अर्जेंट में पैसा चाहिए 24 घंटे के अंदर, तो जो 24 घंटे के अंदर जो बोरोइंग करी जाती है उसे बोलते हैं ओवरनाइट बोरोइंग, ओवरनाइट बोरोइंग। और यहाँ पर आरबीआई जब पैसा देती है तो वो पैसा रेपो रेट से कम दाम में भी दे देती है, मतलब रेपो रेट से कम रेट में भी पैसा दे देती है, क्योंकि बैंकों को ज़रूरत है, नहीं तो बैंक दिवालिया हो सकती हैं। तो ये था एमएसएफ। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स क्या हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझना नहीं है। कि मान लो आरबीआई ने कहा बैंकों से कि आप जो बैंक की जो रेट हैं उससे कम कर दीजिए। क्यों? हम चाहते हैं कि महंगाई कम हो या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर हो। अगर मान लो कि महंगाई मार्केट में ज़्यादा है, और महंगाई क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है। तो अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को हमें कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो मनी सप्लाई कंट्रोल कब करोगे? बैंकों से बोल दो कि वो लैंडिंग कम करें, मतलब वो उधार पैसा कम दें, लेकिन बैंक ऐसा कर नहीं रहे हैं।
ठीक है। जब बैंक ऐसा नहीं करते हैं, आरबीआई की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं, तो आरबीआई कहती है मोरल सुएशन, आप हमारी बात मानिए, क्वालिटेटिव टूल है, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, बैंकों से कहती है आरबीआई, और पेनल्टी लगा देंगे और आप कहीं दिवालिये हो गए, बर्बाद होते जा रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो हम तुम्हारा मर्जर भी कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरी छोटी बैंक के साथ हम तुम्हें मर्ज कर देंगे। तो ऐसे करके ये होता है क्वालिटेटिव टूल्स, ये याद रखना दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो हमने देखा कि आरबीआई क्या करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन होता क्या है, महंगाई है क्या। महंगाई को बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या है ये? मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति है महंगाई। महंगाई मतलब मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन होता क्या है? जब गुड्स और सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाओं की जो प्राइस है, उनकी जो वैल्यू है, उनका जो प्राइस है, लगातार राइज कर रही हो। जब गुड्स और सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाओं का जो मूल्य है लगातार बढ़ता है, लगातार, यहाँ पे लगातार बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कि मान लो कि आज बढ़ गया और कल फिर से आकर के उसी दाम पे वापस से लौट गया आकर के महंगाई, वो नहीं है। महंगाई का मतलब होता है कि जब लगातार किसी भी गुड्स और सर्विसेज के वैल्यूज लगातार राइज करते हैं और मूल्य लगातार बढ़ते जाते हैं, तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या होता है? महंगाई। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है और उनका कॉजेज क्या है। तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है वो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या है? कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है। कि मान लो कि आपने क्या बनाया, आपने ही समझ लो, आपने साइकिल बना रहे हो, आप एक साइकिल मैन्युफैक्चरर हो, और स्टील के अगर दाम बढ़ जाएं, स्टील हो गया, लोहा हो गया, आयरन के दाम अगर बढ़ जाएं, तो आपके जो साइकिल को बनाने में कल आप साइकिल को बनाने में कितना खर्च कर रहे थे? 10 रुपये खर्च कर रहे थे, और स्टील के दाम बढ़ गया है, लोहे का दाम बढ़ गया है, तो अब वही जो 10 रुपये की बढ़ रही थी साइकिल, वो 15 रुपये की बढ़ रही है। तो महंगाई बढ़ गई ना? क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। किसकी वजह से होगा? कॉस्ट की वजह से। क्यों? रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए। अब एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल मतलब डिमांड की वजह से। इसी इन्फ्लेशन को मोस्ट ऑफ द टाइम आरबीआई रेगुलेट करती है। कौन से वाले को? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्यों? आरबीआई तो डिमांड को ही कंट्रोल कर सकती है। कैसे? आरबीआई बैंकों से बोलोगी कि आप जो उधारी है वो कम दो, और जब बैंक के उधारी कम देंगी ना, बैंक उधार पे पैसा कम देंगी, तो जो लोगों के पास, कस्टमर्स के पास पैसा कम पहुंचेगा, तो वो मार्केट में खर्च भी कम करेंगे। जब कम खर्च करेंगे तो वो मार्केट में डिमांड किस बात की होगी? जब पैसा ही नहीं है लोगों के पास तो डिमांड नहीं होगी। तो उसे बोलते हैं कि, और अगर आरबीआई चाहती है कि मार्केट में पैसा हो, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन एसेंशियल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और आरबीआई चाहती है कि मार्केट में डिमांड बढ़े, तो आरबीआई क्या करती है बैंकों से कि आप उधार ज़्यादा दो, आप उधार ज़्यादा दो। इस पर क्या करेगी आरबीआई रेपो रेट कम कर देती है। जब रेपो रेट कम कर देगी तो बैंकें ज़्यादा उधार देंगी। जब बैंकें ज़्यादा उधार देंगी तो उससे क्या होगा कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड पर इन्फ्लेशन होगा, डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतनी ही है, तो फिर वो जो होल सेलर है क्या करेगा और रिटेलर क्या करेगा? वो प्राइसेस बढ़ा देगा। इसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मतलब स्ट्रक्चर फैक्टर की वजह से महंगाई होती है। कैसे? अब मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, स्टोरेज फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है। जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, उतनी अच्छी अगर नहीं है तो उसकी वजह से महंगाई हो सकती है। ठीक है? या फिर किसी ने होर्डिंग करके रखी हुई है। मान लो कि मार्केट में धान की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ व्यापारी वर्ग है, उन्होंने धान को स्टॉक करके रखा हुआ है। क्यों वो चाह रहे हैं कि हम तब इसको मार्केट में रिलीज़ करेंगे अपने धान को जब मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा हो। जब ज़्यादा महंगा होगा तो उनकी कमाई ज़्यादा होगी। तो ये जो होते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं, इनको आरबीआई कंट्रोल अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक दोनों का साथ चाहिए है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेसिस ऑन द रेट। अब हम रेट के आधार पर इन्फ्लेशन के टाइप्स को देखते हैं। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है, देख लेना। ये है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मतलब रेंग के इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब महंगाई ज़्यादा नहीं है, मतलब महंगाई रेंग रही है। रेंगना, क्रीपिंग करना। क्रीपिंग मतलब 3% से कम का इन्फ्लेशन है। ये अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए। ये क्या होता है? अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए। इट इज़ ए सेफ एंड एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये डिमांड क्रिएट करेगा, और डिमांड करेगा तो कंपनियां प्रोडक्शन करेंगी, या प्रोडक्शन करेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी।
इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देखा ना, जीडीपी कैसे बढ़ती है, जब प्रोडक्शन होता है, और जब प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, मान लो कि 3 से 10% के आसपास पहुंच गया, तो ऐसे में कंपनियां जब नीड ही पूरी नहीं करा पाएंगी। इन्फ्लेशन तो उतना ही होना चाहिए जितना प्रोडक्शन हो सके, उससे ज़्यादा अगर हो रहा है इन्फ्लेशन, कैपेबिलिटी से ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी फिर। और एक तरीके से लोग करने लगेंगे कि भाई मुझे ये नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मैं इसे परचेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो ज़्यादा महंगाई होने से चीज़ें लोगों के हाथ से दूर चली जाती हैं, और कम महंगाई होने से क्या होता है कि लोग से एक्चुअली कैपेबल होते हैं परचेज करने के लिए, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करती है। तो ये था हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। अभी तो क्रीप कर रहा था, मतलब अभी धीरे धीरे करके रेंग रहा था इन्फ्लेशन, अब वो वॉकिंग करेगा, मतलब वो थोड़ा टहलने लगेगा। जब टहलेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, तो 3 से 10%, जब 3 से 10% के बीच में इन्फ्लेशन होता है ना, तो उसे बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। 3 से 5% ठीक है, लेकिन अगर 10% तक अगर पहुंच रहा है तो ये वार्निंग सिग्नल होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि अब या तो इकोनॉमी के जो लोग हैं वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, अदरवाइज जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ऊपर भागने वाला है। अब बात करते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन 10% से ज़्यादा और 20% से कम होता है उसे बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। ये कॉज ऑफ कंसर्न होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। भाई 20% इन्फ्लेशन मतलब चीज़ें लोगों से बहुत दूर। कल जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 120 की मिल रही है। तुम्हें लगता है गरीब आदमी अफोर्ड कर पाएगा? उसे नहीं कर पाएगा ना। जब अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो परचेज ही नहीं करेगा। जब परचेज नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? स्टैग्नेंसी आ जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, जिसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। बहुत बड़ा होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। वेनेजुएला जैसी कंट्रियाँ सफ़र कर रही हैं इससे, ठीक है। तो ये एक बहुत मेजर टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। भाई मेरा इकोनॉमी मेरा एक स्पेशल सब्जेक्ट है, इस वजह से कभी कभी ज़्यादा हे वायर हो जाता हूँ, बट डेफिनेटली मैं अपने पॉइंट पर स्टिक रहूँगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराना है विद इन शॉर्ट टाइम। अब बात करते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन है, रन अवे इन्फ्लेशन। तो ये सब एक ही है, हाइपर, गैलोपिंग एंड रन अवे। रन अवे क्या कह रहा है? मतलब दौड़ रहा है इन्फ्लेशन। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, कितना 20% से ज़्यादा, 100% से कम, इतना इन्फ्लेशन झेल नहीं पाओगे। यही हालत है वेनेजुएला की अभी प्रेजेंट में। बियॉन्ड कंट्रोल, जब बियॉन्ड कंट्रोल होगा तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। भैया इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी दोस्तों, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, बहुत बुरी मंदी आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर, रिसेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अदर्स टर्म रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करें डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन क्या है मेरे दोस्तों? बताओ ना, बताओ भाई, डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है? एक अपोजिट है इन्फ्लेशन का। जैसे कि वहाँ पे इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था कि लगातार वस्तुएं और सेवाओं के जो मूल्य हैं लगातार बढ़ रहे थे। यहाँ पर वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य लगातार घटेगा, तो उसे बोलते हैं डिफ्लेशन। याद रखोगे ना दोस्तों? याद रखोगे ना दोस्तों? याद रखोगे ना? याद रहना ही चाहिए। अब बात करते हैं स्टैगफ्लेशन। मैंने बोला स्टैगफ्लेशन क्या है? अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के साथ ही साथ स्टैग्नेंट ग्रोथ है। महंगाई तो है ही बहुत ज़्यादा, और ना तो ग्रोथ हो रही है, ना ग्रोथ का होना और महंगाई का बहुत ज़्यादा होना, दोनों अगर साथ साथ हैं, एक ही साथ दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो वो है स्टैगफ्लेशन। अभी ये बहुत न्यूज़ में था जब कोविड आया था। जब कोविड आया था तो हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी। स्टैग्नेंट हो गई थी ना इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि सारी प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं वो सब बंद हो चुकी थी, तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था। जब कोविड आया था ना तो उसमें स्टैग्नेंसी हो गई थी, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो गई थी। ठीक है, क्यों प्रोडक्शन यूनिट बंद क्यों हो गई थी? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व करने थे? कोविड रिलेटेड नॉर्म्स ऑब्जर्व करने थे, तो हमें दूर दूर रहना था। ठीक है, हाँ, तो वो चीज़ थी। जब था तो उस समय स्टैगफ्लेशन हो गया, इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही थी। क्यों? क्योंकि डिमांड तो बढ़ गई ना लोगों की। भाई लोग घर बैठे हुए हैं तो उन्हें खाने के लिए तो खाना चाहिए ना भाई, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, लेकिन ग्रोथ स्टैग्नेंट थी, उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। बहुत न्यूज़ में था, अभी क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं डिसइन्फ्लेशन। ये भी एक तरह का इन्फ्लेशन होता है। जब इन्फ्लेशन लोअर साइड पे हो और स्लोअर रेट पे ग्रो कर रहा हो, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है,
तो उसे बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। अब बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर मतलब क्या हो गया, कोर सेक्टर की बात हो रही है। कोर सेक्टर कौन से होते हैं, जो कि नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। देखो दो टाइप के सेक्टर्स होते हैं, एक तो वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल से क्या समझते हो, जो सेक्टर बहुत जल्दी से फ्लक्चुएट करता हो, मतलब जिस चीज़ की प्राइसेस हैं बहुत तेज़ी से भागती हैं और गिरती हैं, जैसे कि फूड हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियां हो गई, इनके प्राइसेस एकदम से फ्लक्चुएट करते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके प्राइस कभी कभी मतलब अपनी उसी रैपिड पेस पे ग्रो करते हैं, वो होते हैं नॉन वॉलेटाइल सेक्टर। जैसे जैसे क्या हो गया, जैसे क्या हो गया, एग्जांपल दीजिए। जैसे कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो हैं, उनके प्राइसेस क्या हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, तो उसके प्राइस एकदम तो भगते नहीं है ना, कि एकदम भग गए हों, बहुत ज़्यादा हो एकदम कम हो गए, ऐसा तो नहीं होता ना, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं घटते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल, मतलब वॉलेटिलिटी उनमें कम है, कम भाग रहे हैं, कम फ्लक्चुएशन हो रहा है। अगर हम नॉन वॉलेटाइल सेक्टर के, तो उसमें क्वेश्चन यही आएगा तो जब कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो क्या कैलकुलेट करते हैं, कि जब प्राइस राइज को नॉन वॉलेटाइल आइटम्स में कैलकुलेट करते हैं कि नॉन वॉलेटाइल आइटम्स की प्राइस राइज कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है। अगर ज़्यादा हो रही है तो वो कोर इन्फ्लेशन होता है। अब बात करते हैं मेजर्स क्या हैं, कि हम कैसे करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तुमने क्रेडिट पॉलिसी देखी, क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं किसके जरिए, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। अभी हम देख चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई से कैसे करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने देखा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CSR, वो CRR, SLR, ये सारे देख लिया हमने, है ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस सब से क्या कर सकते हैं, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दें, अगर हम मान लो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए तो लोगों की जैसे सैलरी आई, उनको डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो उनके पास कम पैसा बचेगा खर्च करने के लिए। जब कम पैसा खर्च करेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइस कंट्रोल की, कि प्राइस को ही कंट्रोल कर लें। जैसे बोला कि कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, वहाँ पे मैंने देखा था कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही थी साइकिल की, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। अगर हम कॉस्ट को ही कम कर दें, उसको प्राइस को कंट्रोल कर लें, तो तब जाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये टूल्स हैं। अब बात कर रहे हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, हम क्यों टैक्स दें सरकार को, क्या ज़रूरत है। एक इनविजिबल एग्रीमेंट होता है सरकार के और हमारे बीच में, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में। क्यों होता है ये इनविजिबल एग्रीमेंट, क्योंकि सरकार हमें फैसिलिटीज़ देती है। क्या देती है फैसिलिटीज़, सरकार हमारे लिए रोड्स बनाती है, सरकार ने हमें ब्लॉक दे रखे हैं, सरकार ने हमें पुलिस स्टेशंस दे रखे हैं, पोस्ट ऑफिसेज दे रखे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं। इन सब के लिए सरकार को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो चाहिए ना। तो पैसा कहाँ से आएगा, जब हम उन्हें टैक्स देंगे। तो ये हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स दें अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो। और ये गवर्नमेंट की मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम उन्हें टैक्स दे रहे हैं तो वो हमें सर्विसेज दें। क्या सर्विसेज दें, हॉस्पिटल्स बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, रोड्स बनाएं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ठीक है। तो ये क्या है, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों की, और दोनों की एक दूसरे के लिए। और वही मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अब दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दें, वो है डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट वे में हम जो टैक्स दे रहे हैं। भाई तुम मैगी खाते हो ना, मैगी कौन कौन खाता है भाई, मैगी 2 मिनट में रेडी मैगी, सभी खाते हो ना। तो जब मैगी खाते हो तो मैगी के ऊपर जब आप लेके आते हो, आपने कभी देखा कि आप टैक्स पे करके आते हो वहाँ पे, तो वो जो टैक्स आप दे रहे हो वो उसमें इंक्लूडेड है, आपको दिखाई नहीं दिया, तो वो हो गया इनडायरेक्ट, इनविजिबल टैक्स। और जो आपने डायरेक्टली दिया अपनी जेब से, तुम्हारे पिताजी अच्छा अगर कमा रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर के अगर बिलोंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इनकम इसकी टैक्सेबल नहीं होती है। अदरवाइज जिसके फादर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उन्हें जब उनकी सैलरी आती है तो उन्हें कुछ पैसा टैक्स देना पड़ता है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, तो वो इनकम टैक्स का पार्ट होता है, वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। क्या होता है, वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। ऐसे ही करके जो कॉरपोरेट्स हैं, अडानी, सॉरी दोस्तों, अब क्या करें, अब मोदी जी ने इतना नाम उसका फेमस कर दिया है ना, तो समझ में नहीं आता है वो क्या बोलूँ उसे मैं, ठीक है। अब जो कॉर्पोरेट टैक्स है, अब अडानी भाई जो भी इनकम कमा रहा है उस पर कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट टैक्स पे करता है ना, करता है, तो वो है डायरेक्ट टैक्स। उसके मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है, ये भी कंपनियां टैक्स पे करती हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स का पार्ट क्या है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस देख लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी हो गई, सेल्स टैक्स हो गया, बैट हो गया, ऐसे बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स।
और इसी बैट को रिप्लेस किया है किसने, जीएसटी ने, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, जीएसटी पर डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप देख लीजिए, इसी के लिए मैंने इतना सब समझाया। अब जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस मतलब वस्तु और सेवा कर। फ्रांस पहली कंट्री है जिसने कि इसको इम्प्लीमेंट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कई बार वनडे एग्जाम्स में कि कौन सी कंट्री है जिसने कि जीएसटी को पहले इम्प्लीमेंट किया, तो वो था फ्रांस। कौन था, फ्रांस था। भाई जीएसटी में होता क्या है, सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको एक टैक्स के अंदर सब्ज्यूम कर दिया गया है, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे फिर वो बैट हो, ठीक है। तो ये सारी जो टैक्सेस हैं उनको एक ही टैक्स के अंदर सब्ज्यूम कर दिया गया है, वो बोलता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसको जीएसटी से हमने रिप्लेस कर दिया है। पर्पज़ क्या है, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, कि कभी कभी क्या हो रहा था कि डबल टैक्स देना पड़ जाता था कस्टमर को। कैसे करके, मान लो कि अभी कोई एक साइकिल प्रोड्यूसर का मैंने एग्जांपल लिया था, वो स्टील बना रहा है, अब उसने स्टील वाले को टैक्स दिया, पहले स्टील जहाँ से खरीदी उसे टैक्स दिया, उसके बाद जब वो साइकिल बन गई तब दोबारा से उसमें बराबर डबल टैक्स लगता था, पूरा सेल्स टैक्स इंक्लूड होकर के, जिसमें कि डबल टैक्सेशन। एक तो स्टील वाला प्रोडक्ट पहले ही दे चुका है, तो स्टील वाला जो टैक्स दिया है वो डिडक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, लेकिन वहाँ पर भी टैक्स दे दिया और दोबारा से जब साइकिल बन के बिची तब दोबारा टैक्स दे दिया, तो कस्टमर को 2 बार टैक्स देना पड़ गया ना। तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए जीएसटी लेकर के आए थे। और इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये याद रखना कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी कंडीशन क्या होती है, पॉवर्टी की आप लोग समझते हैं क्या? गरीबी क्या है? गरीबी क्या है कि जब आप अपनी जो बेसिक चीज़ों की जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वो पॉवर्टी की कंडीशन है। आप इतने गरीब हैं कि आप अपनी बेसिक थिंग्स को पूरा नहीं कर सकते, आपको सफिशिएंट फूड नहीं मिल रहा है दिन में, आपको क्लॉथिंग के लिए उतने अच्छे पैसा नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए। अगर ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको भी अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो और अपनी बेसिक जो नीड्स हैं उसको भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, तो वो पॉवर्टी कंडीशन है, वो गरीबी की कंडीशन है। अब पॉवर्टी 2 टाइप की होती है इंडिया के अंदर, एक तो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरी है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट में गवर्नमेंट डिफाइन कर देती है कि अगर कोई भी बंदा इतने से कम पैसा अगर कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। अगर हम मान लो आप बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, बट एज़ कम्पेयर टू अडानी और अंबानी आप तो गरीब रहे ना। बेशक आपके पास इतना पैसा आप कमा रहे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं आता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे अपने हिसाब से, मतलब रिलेटिवली अगर पॉवर्टी को देखें, मतलब एक बंदा, अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं किसके साथ, अडानी के साथ, अंबानी के साथ, तो मैं तो बहुत गरीब हुआ, तो वो है रिलेटिव पॉवर्टी। जब रिलेटिवली आप किसी के कंपैरिजन में देखते हैं तो वो है रिलेटिव पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है जब आप कोई पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दी गई है उसके अकॉर्डिंग जब डिफाइन करते हैं तो वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। बीपीएल कार्ड देखा होगा, तो बीपीएल कार्ड किसका बनता है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी, गवर्नमेंट ने एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर रखी है, इससे कम कोई अगर कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन का हिस्सा है, उसको गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देती है टीपीडीएस के जरिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए जो राशन मिलता है। अब बात करते हैं कमेटी कौन कौन सी सेटअप करी गई हैं पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। तो पहली कमेटी थी अलग कमेटी, ये 1979 को सेटअप करी गई थी। इससे पहले भी और कमेटी सेटअप करी गई हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसके बारे में बात करूँगा जो इंपॉर्टेंट कमेटी हैं। तो अलग कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी उसने बोला कि हाउस होल्ड पर कैपिटा कंजप्शन बेसिस पर, कि एक हाउस होल्ड पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है उसके बेसिस पर हमें पॉवर्टी को मेजर करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने पहली पॉवर्टी लाइन दी थी कि अगर इससे नीचे अगर कोई खा रहा है, इससे नीचे अगर कोई अगर न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन का हिस्सा है, और इससे ऊपर कोई है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। उसने बोला कि रूरल एरिया में अगर कोई इंडिविजुअल एक दिन के अंदर 2400 कैलोरी फूड ले रहा है, 2400 कैलोरी का न्यूट्रिशन अगर ले रहा है एक दिन के अंदर, तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। और अगर वो नहीं ले पा रहा है, अगर वो 2400 कैलोरी भी एक दिन के अंदर नहीं ले पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन का हिस्सा है, वो मतलब गरीबी रेखा के नीचे है। और उन्होंने बोला कि अर्बन एरिया में ये लिमिट है 2100 कैलोरी पर डे। अब बात करते हैं लकड़वाला कमेटी। दूसरी कमेटी 10 साल बाद 1989 ये अपनी रिकमेंडेशन देती है, 1993 में आई थिंक, तो आप चेक कर सकते हैं 1993 में अपनी रिकमेंडेशन देती है। इन्होंने भी ऑलमोस्ट रिकमेंडेशन सेम दी थी, सेम एज अलग कमेटी, लेकिन उन्होंने बोला कि हम सीपीआई इंडस्ट्रियल जो लेबर है, हमने देखा था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम क्या मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं,
तो सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर के जरिए उन्होंने बोला कि हम पॉवर्टी को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। एक तो अलग कमेटी की रिकमेंडेशन उन्होंने रखी कि आप पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर को देख करके भी बता सकते हैं कि पॉवर्टी कितनी है, कि कोई अगर 2400 कैलोरी से कम का अगर खाना एक दिन में ले रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है, और उससे ज़्यादा अगर ले रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है। अब बात करते हैं तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी 2005 में सेटअप करी गई थी, ठीक है। तो उसके बाद इसने बोला कि कैलोरी बेस्ड कंजप्शन जो है उसको चेंज किया न्यूट्रिशन, हेल्थ और अदर एक्सपेंस बेस। उन्होंने बोला कि अकेला आप ये थोड़ी नहीं देख लोगे कि कितना खाना खाने को मिल रहा है, उसके बेसिस पे आपने बोल दिया कि पॉवर्टी, कोई पॉवर्टाइज है नहीं है, कोई गरीब है या नहीं है। और भी फैक्टर्स देखो कि हेल्थ के ऊपर वो खर्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, न्यूट्रिशन के ऊपर वो खर्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्लॉथिंग के ऊपर वो खर्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसका एजुकेशन के ऊपर खर्चा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो इतना कमा रहा है कि वो हेल्थ एजुकेशन सबको देख सके। ये बोला था तेंदुलकर कमेटी ने। अब बात करते हैं रंगराजन कमेटी, कब 2012 में सेटअप करी गई। इन्होंने बोला कि सेम कैलोरी बेस अप्रोच उन्होंने अपनाई, जो कि पहले अलग कमेटी लखड़वाला कमेटी ने जो अप्रोच अपनाई थी ना, कि कैलोरी बेस अप्रोच, मतलब कि अगर कोई 2400 कैलोरी के आसपास अगर रूरल एरिया के अंदर, मतलब गांव के अंदर अगर कोई 2400 कैलोरी के आसपास अगर फूड ले पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और उससे कम ले पा रहा है तो वो गरीब है। तो इन्होंने उस अप्रोच को कंटिन्यू रखा। अब देख लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। बेरोज़गारी, सभी कहते हैं कि मैं बहुत बेरोज़गार हूँ। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली अगर आप डेटा देखो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, ज़्यादा तुम्हें जानना नहीं है बट समझ लो, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा आ सकता है ये पूछने के, अगर पूछ सकते हैं। इसका डेटा कहता है कि इंडिया के अंदर 7.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। कितना? 7.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। किसके अंदर? इंडिया के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? जब कोई एक आदमी काम करने योग्य है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है तो वो होता है बेरोज़गारी। When an individual is unable to find suitable job for him or her, that is called unemployment। ठीक है। अब भाई इंडिया कितने कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो हम देख लेते हैं। एक होता है कि एक है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब स्ट्रक्चर की वजह से जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जैसे करके टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आ रही है, रोबोटिक्स आने वाले हैं, रोबोट आने वाले हैं। जब रोबोट आ जाएंगे, कंप्यूटर आ गए, तो कंप्यूटर की वजह से क्या हुआ है? जॉब लॉस हुआ है, क्योंकि वही पीपल कंप्यूटर पे बैठ के जॉब कर सकते हैं जो कि स्किल्ड बेस हैं। और इंडिया के अंदर बहुत सारे पीपल्स स्किल्ड नहीं हैं। बहुत सारे पीपल तो देखें तो वो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, तो वो कंप्यूटर का चलाएंगे, तो वो तो जॉब नहीं कर सकते ना। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया वो हो गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखना, ऐसे करके रटना नहीं है चीज़ों को। अब बात करते हैं फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल क्या है अनएम्प्लॉयमेंट? मतलब फ्रिक्शन। अगर मान लो आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको उस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, फ्रिक्शन है उसके साथ, मतलब फ्रिक्शन हो रही है, मतलब घर्षण हो रहा है, मतलब तुम्हें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है जिस तरीके की वो कंपनी काम कर रही है, और आपने वो जॉब छोड़ दी, तो ये क्या हो गया? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? तुम्हारा कंपनी के साथ फ्रिक्शन हुआ और आपने जॉब छोड़ दी। ये है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन विद द जॉब विच यू आर एग्जिस्टिंग और विच यू आर डूइंग। सेकेंड है साइक्लिकल। साइक्लिकल मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमी जो है ना वो सफ़र कर रही है इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से। और मान लो कि कोविड के टाइम पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई थी, जिसकी वजह से कंपनियों ने जो अपने एम्प्लॉयज़ से उनको फायर कर दिया था, जॉब से निकाल दिया। क्यों? उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जो अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया ना, तो वो साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था। अब बात करते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज क्या है? जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाए तब बोलते हैं डिसगाइज। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर हमेशा से ही डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल है। जैसे मान लो 1 बीघा खेत है, उसमें 10 क्विंटल प्रोडक्शन होता है। मैं एक हाइपोथेटिकल अप्रोच वो सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि उसमें जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 1 बीघा खेत है और उसमें 10 क्विंटल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर अब आप उसमें पहले 10 लोग काम कर रहे थे, अब आप उसमें 15 लोग काम करने लग जाएं, तब भी प्रोडक्शन तो वही रहेगा ना, 10 क्विंटल, ठीक है। जब 5 लोग के आ जाने से प्रोडक्शन तो बढ़ना चाहिए था, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन प्रोडक्टिविटी वही की वही है। तो इसे बोलते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो तो 0 ही रही। क्यों? वो उतनी की उतनी रही जितनी थी।
आपने बेशक 10 लोग ज़्यादा लगा दिए या 5 लोग ज़्यादा लगा दिए काम में। तो ये जो एग्जाम्पल है वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। अब है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर तुमने देखा होगा, बारिश के समय में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कोई काम नहीं होता है। भाई कोई अब कौन कराएगा काम यार कंस्ट्रक्शन वाला बारिश के टाइम पर? भाई वहाँ सीमेंट लगा रहे हैं, उधर बारिश हो गई, सब बह के भग गया, तो नहीं कराएगा ना कोई काम। ठीक है, ये काम कब होता है? सीजनल वाइज। तो जो इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग इंगेज्ड हैं वो एक समय के बाद अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं, और फिर से वो कहाँ चले जाते हैं? फिर लेबरी करने लग जाएंगे खेत में जा करके। तो उनके लिए तो बेरोज़गारी हो गई ना, कि भाई हमारी जॉब छूट गई। एग्रीकल्चर के अंदर भी यही होता है कि सीजनल वाइज तो लेबर को काम मिलता है, उसके बाद लेबर को काम नहीं मिलता है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हो गया। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट क्या है? ये सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है। ये बड़ा टॉपिक है, मैं चाहता तो और भी समझा सकता था, जैसे कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है कैपिटल मार्केट, बट ये आपके लिए अभी जानना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत पास है, तो अब सारा कुछ डिस्कस कराना इतना पॉसिबल भी नहीं होगा, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज़ देख लीजिए, शेयर मार्केट के बारे में समझ लीजिए। शेयर मार्केट क्या है? कंपनियाँ, मान लो कि आपकी एक कंपनी है, अडानी की कोई एक कंपनी है, तो सारी कंपनी क्या लेकर के आती हैं मार्केट के अंदर? एक टर्म याद रखना, IPO, इसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कि मान लो आपकी कोई कंपनी है और आपको पैसा चाहिए, आप पैसा चाहते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं पैसा क्यों? आपको कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको जो पैसा चाहिए उसके लिए आप मार्केट में जाएंगे और मार्केट में कहेंगे कि ये मेरे शेयर्स हैं, इसको आप ख़रीद लो और मुझे पैसा दे दो। तो उसके लिए आप आते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से। किससे आते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से। आप बोरो नहीं करना चाहते, आप उधार नहीं लेना चाहते। उधार लोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। आप बिना ब्याज लिए आप क्या चाह रहे हैं कि आपको पैसा मिल जाए, तो आप आते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से। किसी से कहोगे कि आप मेरे शेयर्स लो, आप मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाओ और मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन एक समय के बाद इस कंपनी के जो इनिशियल जो शेयर्स हैं उसको ट्रेड करने के लिए कहीं जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, कि मान लो कि वो जो जिसने तुम्हारे शेयर खरीदे हैं वो अगर कल चाहे कि मैं इस शेयर को आज ही किसी को बेचना चाहता हूँ, ठीक है, तो अब आपके पास तो नहीं आएगा भाग के, हाँ आप मेरे शेयर ले लो, इतना कौन वो करेगा सब, है ना? उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। वो थोड़ी नहीं कि वो आपकी जरिए आपने तो IPO निकाल दी, क्यों? आपके पास पैसा था। वो थोड़ी ना IPO निकाल करके एडवर्टाइज़ करके दिखा देगा कि हाँ मैं शेयर बेचना चाह रहा हूँ। तो उसको एक मार्केट चाहिए, तो वो मार्केट होता है, वो होता है शेयर मार्केट, जहाँ पर शेयर की ट्रेडिंग होती है। ये जो शेयर की ट्रेडिंग होती है, जहाँ पर शेयर का लेन देन होता है, मान लो वो बंदा किसी को शेयर बेचना चाहता है और मैं वो शेयर लेना चाहता हूँ उस कंपनी के, तो मैं जाऊँगा और मैं शेयर मार्केट से आकर के उससे वो शेयर खरीद लूँगा जा करके। ये होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को भारत के अंदर रेगुलेट कौन करता है? तो वो है सेबी। सेबी मार्केट को इसको रेगुलेट करता है। इसे बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब सेटअप करी गई? 24 अप्रैल 1992 को। सेटअप तो करी गई थी 1988 में ही, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब सरकार के द्वारा कानूनी जो अधिनियम है के जरिए इसको एक एज एन स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर लाया गया, वो था 24 अप्रैल 1992 को। तो ये शेयर और कंपनियां ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज देख लेते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया वर्ल्ड के कौन कौन से हैं? तो जो नैस्डैक है वो USA का है। USA का एक और है, उसे बोलते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये भी याद रखना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक, ये दोनों किसके हैं? USA के हैं। किसके? अमेरिका के हैं। अब बात करते हैं संघाई। जो संघाई स्टॉक एक्सचेंज है ये चाइना का है। संघाई से ही नाम से पता चल रहा है। संघाई किसकी सिटी है? चाइना की। तो चाइना का क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। यूरोनेक्स्ट किसका है? वो यूरोपियन कंट्री का है। यूरोपियन जो कंट्रियां हैं उनका शेयर मार्केट है, जो शेयर एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसे बोलते हैं यूरोनेक्स्ट। अब बात करते हैं निक्की। निक्की मतलब जापान का। अब निक्की जो सेल है वो किसके हैं? कौन बनाती है निक्की सेल? जापानी कंपनी बनाती है ना। तो जो निक्की स्टॉक एक्सचेंज है वो जापान का है। ऐसे याद रखना, निक्की जापान। सेंजन स्टॉक एक्सचेंज किसका है? वो चाइना का है। लंदन किसका है? लंदन कहाँ है? UK। तो UK का ऑब्वियसली। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बॉम्बे। इंडिया के 2 स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये इंडिया का ही पुराना नहीं है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट इन एशिया। कब सेटअप किया गया? 1875 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट इंडिसेस इसकी कौन सी है जो ये रिलीज़ करता है? वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स जो है ना, भारत की जो टॉप 30 कंपनियां हैं, जो भारत की टॉप 30 जो कंपनियां हैं
उनके शेयर मार्केट को, उनके शेयर वैल्यूज़ को रेगुलेट करता है, ट्रैक करता है। ऐसे ही करके है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सेटअप किया गया था आज़ादी के बाद 1992 में, जब हमारा सेबी सेटअप किया गया है 1992 में। इसकी जो इम्पोर्टेंट इंडिसेस है वो निफ्टी 50 है। ये टॉप 50 कंपनियों के शेयर मार्केट को और शेयर को रेगुलेट करती है। इसमें याद रखना, दो चीज़ याद रखो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इंपॉर्टेंट इंडेक्स क्या है, वो सेंसेक्स है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेंसेक्स जो है वो किसकी इंडेक्स है, वो किसकी इंडेक्स है, तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। निफ्टी 50 किसकी है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। कब सेटअप करे गए, 1992 में। ये कब किया गया, 1875 को। तो ये था हमारा इकोनॉमी का लास्ट एंड फाइनल वीडियो फॉर UPSSC PET एग्जामिनेशन के लिए। और आपको डेफिनेटली इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आपने ये 3 वीडियो देख लिए ना, मैं इंश्योर करता हूँ कि 5 में से 4-5 क्वेश्चन आराम से आपको 5 ही क्वेश्चन मिल जाने चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली। तो ठीक है, ये था मेरा लास्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।